हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। आपके एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को भी 2025 में यूपी से बीएड करना है तो हमारे चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। एंड अगर आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग में 50 में से 40 प्लस का स्कोर करना है तो आप ये मेरी नोट्स ले लो। अभी भी आपके पास तैयारी करने का समय है, आप अपने हिसाब से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे 49 रुपए में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारी नोट्स में। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, मैसेज करना है और 49 रुपए का पेमेंट करना है। आपको तुरंत व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी नोट्स। आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद 250 प्लस का स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। एंड बीएड में अब आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,000 में आप लोगों का बीएड हो जाएगा। 2 साल की फीस हम आप लोगों से 50,000 लेंगे और ये फीस आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। SC/ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे हम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। एग्जाम टाइम में रहने की व्यवस्था भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, बिहार से है, यूपी से है, झारखंड से है, राजस्थान से है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। ईयरली एग्जाम होता है। एंड अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हैं। 1 जून का जब आप एग्जाम देने आओगे ना तो आप हमसे मिल के जाना, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। सबसे पहले याद रखना, अगर एग्जाम में पूछे कि संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है तो 22 होती है, ठीक है। उपसर्ग जो है 2 शब्द उपधन सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पे प्रा हटा दें और यहां पे ख्यात अलग कर दें, प्रा जुड़कर यहां पे एक नया शब्द बना देता है प्रख्यात, ठीक है। चलिए, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण में कौन सा उपसर्ग बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 होती है और अगर पूछे कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। संस्कृत में 22, हिंदी में 10, याद रखना। तो प्रमाण में भी आपका प्रा उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रयोग में बताइए, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में और भी टॉपिक वाइज की क्लास अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट की क्लास मिल जाएंगी। मूर्खता में प्रत्यय बताइए सब लोग। अभी तक उपसर्ग आप लोग बता रहे थे, अब प्रत्यय बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। देशद, विदेशद, संकर शब्द भी मैं कराने वाला हूं, तो पूरी क्लास जरूर देख के जाना, ठीक है। तो प्रत्यय जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रतिधन ऐसे, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है साथ में और बाद में भी होता है, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है। तो मूर्खता में जो प्रत्यय आपका है वो है ता प्रत्यय, ठीक है। लास्ट में मूर्खता क्या निकल रहा है? ता, तो यहां पे ता प्रत्यय हो जाएगा। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल, वत्सल, ला हो जाएगा, ठीक है, वत्सल। अगला प्रश्न, सुहावना हो गया, लिखाई हो गया, छलिया हो गया। इसमें निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए सब लोग। सुहावना में प्रत्यय कौन सा है? लिखाई में प्रत्यय कौन सा है? छलिया में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, 6 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी शाम को 6:45 पे होगी, तो जुड़ना मत भूलिएगा। उसमें सारे सब्जेक्ट के मैक्स क्वेश्चन में करवाऊंगा। और अभी तक जो भी फॉर्म नहीं फिल किए भाई, फॉर्म फिल कर दो। अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है और बिहार की समाप्त हो चुकी है डेट। तो यहाँ पे 6 का सुहावना में आवना हो जाएगा, लिखाई में आई हो जाएगा और छलिया में इया हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार टॉपिक वाइज आप जरूर से जरूर पढ़ लो, नहीं तो फिर आप मिक्स क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे। जब तक आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे तब तक आप मिक्स प्रैक्टिस सेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है बताइए? दुरात्मा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे दुर उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है बताइए? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? अधिकार में बताएंगे सब लोग, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक में प्रत्यय बताइए सब लोग, धार्मिक में, धार्मिक में प्रत्यय बताइए। तो धार्मिक में प्रत्यय है इक प्रत्यय, धार्मिक इक निकल रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ पे इक प्रत्यय हो जाएगा। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? प्रति उपसर्ग बताइए, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, फारसी। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा में आया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? नाली, नगरी, मंडली, टोकरी। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है कौन सा? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। नाली में ई प्रत्यय है, मंडली में भी ई प्रत्यय है, टोकरी में भी है, नगरी में नहीं है, इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नगरी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? इसे आप संधि विच्छेद करके भी बता सकते हैं। अध्यक्ष, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे आदि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम, बहुत एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, संग्राम में उपसर्ग कौन सा है बताइए? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे सम उपसर्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, नी मत लगा देना। चलिए, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? एक बार फिर से रिपीट कर लेना आप लोग। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ आप लोग, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगमन में उपसर्ग बताइए सब लोग। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ, आग, आ, मन, क्या है आगमन में उपसर्ग बताइए? 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग है आगमन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रसोईया में प्रत्यय कौन सा है? रसोईया में, या प्रत्यय, या प्रत्यय, आ, रस, रसोईया में बताइए प्रत्यय कौन सा है? रसोईया में ईया प्रत्यय है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में बताइए, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी। ठीक है, चलिए, दो उपसर्ग, बा उपसर्ग किसमें है बताइए? बा उपसर्ग किसमें है? 20 का जवाब दीजिए सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में 100 लाइक होनी चाहिए। होप करता हूँ इस टारगेट को आप कंप्लीट करा देंगे। और कमेंट एक छोटा सा जरूर कर दिया करो, क्लास कैसी लगती है। बा उपसर्ग किसमें है? 20 का जवाब दीजिए। तो इसमें है, बदौलत में बा उपसर्ग है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन किसमें जो है निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग किसमें नहीं है? निर्बल, निशेष, निर्वाह, निर्देश। तो निर उपसर्ग निर्बल में है, निर्वाह में भी है, निर्देश में भी है, एंड यहाँ पे निशेष में नहीं है। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। शमीफ हो गया, छोटा हो गया तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उप, उ, उत, उर, कौन सा उपसर्ग आता है बताइए सब लोग? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो यहाँ पे उप उपसर्ग आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है बताइए? बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ये उर्दू फारसी का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आहट हो गया, आवट हो गया, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? भाववाचक, संबंधवाचक, कृतवाचक या कर्मवाचक? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो यहाँ पे भाववाचक आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्याशा में, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है कौन सा? औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है कौन सा? औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है कौन सा? एक प्रत्यय है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में बताइए, 28 का जवाब दीजिए। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा क्या? अत्यंत का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे अति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? लू, आलू, लू प्रत्यय या आलू प्रत्यय बताइए, कृपालु में कौन सा प्रत्यय होगा? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कृपालु, यहां पे आलू प्रत्यय हो जाएगा। चलिए, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? रा प्रत्यय प्राप्त होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग रूप में प्राप्त होगा क्या? संगम में उपसर्ग बताना है आपको। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे शम उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शीतल शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल में आपको प्रत्यय बताना है। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आपका जो है ला प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर जो है प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? चितेरा, एरा प्रत्यय हो जाएगा, ये वाला पहला वाला ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, बताइए गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं ये, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? आलमारी, तो ज्यादातर जो घरेलू कामकाज में ये वस्तु यूज होती है वो पुर्तगाली भाषा के ही शब्द होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलूम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कौन सा शब्द यहाँ पे देशज है? तो धड़ाम आपका देशज शब्द है, ठीक है, जो देश से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है संकर शब्द का, बताइए संकर शब्द किसे कहते हैं? सभी को गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक कर दो। तो शंकर शब्द दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है वो शंकर शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहां पे मैं आपको दे दूं रेलगाड़ी, अब यहां पे जो रेल है, रेल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। जैसे टिकट घर, तो टिकट यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे बस अड्डा, तो बस यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अड्डा देसी भाषा का शब्द है। तो जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो शंकर शब्द कहलाते हैं। एग्जाम में आए तो कर लेना। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए सब लोग, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चलिए जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे।
ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने समान अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरागत विशेष अर्थों को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जितने भी आपके बहुग्रही समास के उदाहरण होते हैं जैसे जलज, दंबोदर, चक्रपाणी, मुरलीधर, जितने भी बहुग्रही समास के उदाहरण होते हैं वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे चक्रपाणी आपका योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए व्युत्पत्ति के आधार पर किलिकित कौन सा शब्द है? किलिकित तत्सम, अर्ध तत्सम, विदेशज या देशज, बताइए। तो यहाँ पे किलिकित जो आपका है ये देशज शब्द है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है इसमें, बताइए कौन सा शब्द यहाँ पे विदेशी है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे मील आपका जो शब्द है विदेशी शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कारच किस प्रकार का शब्द है? स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कारच तो ये अर्ध तत्सम है, 8 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। छापने वाला सीधे प्रश्न है। अखरोट किस भाषा का शब्द है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखरोट किस भाषा का शब्द है? ये अखरोट किस भाषा का शब्द है, जवाब दीजिए। तो ये पश्तो भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे विदेशी नहीं है? कमेटी, कमर, कान, कमरा, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें कमेटी, कमर, कमरा ये शब्द आपके विदेशी हैं, कान आपका विदेशी नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देशज है, बताइए देशज शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द उसे कहते हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। और देशज शब्द किसे कहते हैं? जो देश में जन्म लेने वाली भाषा हो, जैसे झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, झोला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, धड़ाम, जूता, लोटा, डिबिया। लोटा बहुत पूछा जाता है, डिबिया बहुत पूछा जाता है, कटोरा बहुत पूछा जाता है, पगड़ी बहुत पूछा जाता है, खिड़की, मतलब जो देसी टाइप की लगी ना भाषा, वो आपका देशज शब्द ही होता है। तो देशज शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पे कटोरा हो जाएगा। ठीक है, कटोरा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, बताइए। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, टिकट यहाँ पे विदेशी भाषा के शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए आप लोग, इसमें विदेशी शब्द को। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ग्लास, ग्लास शब्द आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे कौन सा शब्द विदेशज है, इसमें भी बताइए। 15 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे रिक्शा विदेशी भाषा का शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़, जलज योगरूढ़ शब्द है इसमें। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है इसमें? ये वाला यौगिक। ठीक है, चलिए देशज शब्द कौन सा है? देशज अभी मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आपको, तो डिबिया इसमें देशज शब्द है। विदेशज शब्द कौन सा है? चश्मा। ठीक है, और कौन सा इसमें फारसी भाषा का शब्द नहीं इसमें, बताइए। फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? इस्तीफा नहीं इसमें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि योगरूढ़ शब्द जैसे बहुग्रही समास के उदाहरण होते हैं, तो यौगिक शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको यौगिक बता दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि यौगिक शब्द कौन सा है इसमें। जैसे यहाँ पे विद्यालय है, विद्यालय जो है विद्या धन आलय से मिलकर बना है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना है ये विद्यालय। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, तो ये यौगिक शब्द हो जाएंगे। और एक होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसका सार्थक खंड ना किया जा सके। जैसे आज, आज है ना, अगर हम आज को तोड़ दें आ जा, तो इसका आ का अर्थ नहीं निकलेगा, ना ही जा का अर्थ निकलेगा। जैसे यहाँ पे मैं कमल लिख दूं, कमल, अगर हम इसको तोड़ देंगे तो का धन मा धन ला हो जाएगा। का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, ना ही मा का, नहीं ला का। तो जिसका कोई अर्थ ना निकले सार्थक खंड करने पर, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जो 2 सार्थक खंडों के मेल से बने हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना।
ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आके आप लोग मिल सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।